दिस इज नीरव चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीक हमने एक पोल किया था जिसमें से 72% वोट मिले दीपक नाइट्राइट को। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे दीपक नाइट्राइट का और कंपनी के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है। एक ऑनेस्ट ट्राई किया आपको इसी वीडियो के अंदर देने का, आपको किसी और जगह पे जाके रिसर्च ना करना पड़े, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसके अंदर हमने कंपनी की प्रोफाइल, बिजनेस मॉडल, कैपेक्स के प्लान और उनके जो नई एंटिटी उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो में स्टॉक की प्राइस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 2015 के अंदर ये स्टॉक 56 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में 2020 के अंदर देखोगे तो ये 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने पास में दिया है, लेकिन इस प्राइस को खाली देख के आपको फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि पास्ट इज ए पास्ट। आप इसे फ्यूचर्स के रेफरेंस के हिसाब से नहीं ले सकते, क्योंकि आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे डिसीजन लोग लेते, स्टॉक की मूवमेंट देख लेते पिछले 2-3 साल के और फिर इन्वेस्टमेंट कर लेते। कंपनी के फंडामेंटल को समझिए, उसके बिजनेस मॉडल को समझिए और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट है उसकी इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, ये ऑलवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रोफाइल से। 1970 के अंदर मिस्टर सी के मेहता ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। राइट नाउ उनके बेटे मिस्टर दीपक और उनके बेटे मिस्टर मौलिक इस कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। उनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी ने जो इनिशियल स्टार्ट किया था वो सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट से स्टार्ट किया था, जो बेसिक केमिकल, बल्क केमिकल में गिने जाते हैं। उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में राइट नाउ स्पेशलिटी केमिकल भी है और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट भी है। और उन्होंने एक नया एंटिटी भी बना लिया जिसको हम ये सारी चीज़ें हम उसके बिजनेस मॉडल के अंदर समझने का ट्राई करेंगे। एक मजेदार चीज़ है, 1972 के अंदर इस कंपनी की मार्केट कैप थी ओनली 45 लाख और करंटली हम बात करें इस कंपनी की मार्केट कैप है 10,000 करोड़। बहुत सारा वैल्यू क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन इसके शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने किया है। जिन लोगों को केमिकल इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं, केमिकल इंडस्ट्री दो हिस्सों में बढ़ती है, बेसिक केमिकल यानी कि बल्क केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल। बेसिक केमिकल के अंदर क्या रहता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहते हैं लेकिन वहाँ पे प्रीमियम बहुत ही कम मिलता है, वो रॉ मटेरियल की तरह उसे यूज करते हैं। और स्पेशलिटी केमिकल के अंदर क्या रहते हैं, वॉल्यूम बहुत कम रहते हैं, आपको अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट बनानी पड़ती है और वो निश प्रोडक्ट रहती है, लेकिन वहाँ पे आपको प्रीमियम बहुत ही ज्यादा मिलता है। ये कंपनी बेसिक केमिकल के अंदर भी है, स्पेशलिटी केमिकल के अंदर भी है। तो इसको हम लेटर स्टेज में इसके बिजनेस मॉडल के अंदर समझने का ट्राई करेंगे। दुनिया की टॉप की 3 कंपनी में इनका स्थान, इनकी जो प्रोडक्ट्स है जाइलिडाइंस, क्यूमिडाइंस एंड ऑक्सिम्स के लिए। डोमेस्टिकली अगर बात करें भारत के अंदर तो ये फिनॉल और एसीटोन के अंदर नंबर 1 कंपनी भारत के अंदर। अराउंड 62% मार्केट कैप इनके पास है। इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है आप देख सकते हो, गुजरात के अंदर, नंदेसरी दहेज के अंदर, रोहा के अंदर, हैदराबाद के अंदर इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इनके पास इनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं। अराउंड 30 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं अपनी चीजें और अराउंड 700 के आसपास इनके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस इस कंपनी के पास। कंपनी के एक्विजिशन के बारे में बात करें तो 1984 के अंदर मफतलाल ग्रुप की सह्याद्री डाइस्टफ को इन्होंने एक्वायर किया था। फिर 1999 के अंदर इन्होंने आर्यन प्रेस्टिसाइज को एक्वायर किया था और 2007 के अंदर इन्होंने वसंत केमिकल के कलर इंडिगेन बिजनेस को एक्वायर किया था, जो स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज के लिए उन्होंने एक्विजिशंस किए थे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। इस कंपनी के रिलेटेड एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल, जिसके प्रॉफिट मार्जिन उतने अच्छे नहीं है और नेगेटिव कैश फ्लो, लेकिन ये दो एंटिटी के बीच में बहुत ही कम ट्रांजैक्शन होते हैं, तो एक डिफरेंट एंटिटी है, वरी का पार्ट नहीं है हमारे लिए यहाँ पे। दीपक नाइट्राइट के जो टोटल रेवेन्यू आते हैं अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास इनके टोटल रेवेन्यू है। उसमें से 50% कंट्रीब्यूट करता है दीपक नाइट्राइट और 50% कंट्रीब्यूट करता है दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड, जो इनकी 100% सब्सिडरी है। दीपक नाइट्राइट के जो रेवेन्यू आते हैं 50% यानी कि 2,000 करोड़ के आसपास, वो भी 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। 42% कंट्रीब्यूट करता है इनका बेसिक्स केमिकल बिजनेस, 29% कंट्रीब्यूट करता है इनका स्पेशलिटी केमिकल और 29% इनका कंट्रीब्यूट करता है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट यानी कि पीपी बिजनेस। ये चारों चीज़ों को समझना जरूरी है। दीपक नाइट्राइट को एनालिसिस करने के लिए चारों बिजनेस को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं बिजनेस केमिकल से। अराउंड 42% कंट्रीब्यूशन करता है बेसिक केमिकल दीपक नाइट्राइट के ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर। इनके नंदेसरी प्लांट के अंदर ये सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटोलियन जो इनकी बेसिक प्रोडक्ट थी वो वहाँ पे बनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको आगे बताया था, ये जो बेसिक केमिकल रहते हैं उनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रहते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रहते हैं जैसे वो बनाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे रहते नहीं है। लेकिन एक समझने वाली बात है कि 2015 के डेटा देखते हो ना, तो वहां पे दीपक नाइट्राइट के जो मार्जिन थे ना वो अराउंड 9.81% के आसपास हुआ करते थे और 2019 के डेटा आप देखते हो तो यहाँ के प्रॉफिट मार्जिन 15.5% तक पहुंच गए। यानी कि पिछले 4-5 साल के अंदर इन्होंने 4 से 5% का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी के ऊपर, ऑपरेशन एफिशिएंसी के ऊपर कितना ज्यादा अच्छा काम किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो एडिशन हुआ है वो। प्रोजेक्ट एक्सपेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो 2018 के अंदर इन्होंने ब्राउनफील्ड एक
एक्सपांशन किया था अराउंड 60 करोड़ के आसपास एक कैपेसिटी को एक्सपांशन करने के लिए, और 20% की कैपेसिटी में एनहांसमेंट हुआ था जो फर्दर टॉप लाइन के अंदर उसको बेनिफिट करेगा। अगर फिगर के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल 90-20 के अंदर उनके जो रेवेन्यू है बेजी केमिकल से अराउंड 940 करोड़ के रेवेन्यू है। 5% के हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन अगर इनके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखते हो ना तो अराउंड 44% का वहां पे ग्रोथ इनको देखने को मिला है। आप एक चीज देखिए, टॉप लाइन खाली 5% के हिसाब से ग्रो करे लेकिन बॉटम लाइन में 44% के ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक्चुअली 42% रेवेन्यू आते बेजिक केमिकल से आते हैं, और वहां पे अगर इतने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हम दिखाएंगे तो इनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। जो राइट नाउ है उससे भी और अच्छे इंप्रूव आपको दिखेंगे फ्यूचर्स के अंदर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनके लिए। चलिए बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के बारे में। रोहा के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और जैसे मैंने आपको आगे बताया था इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो क्यूमिडाइंस हो गए, जाइलिडाइंस हो गए, ऑक्सीमाइंस हो गए, इनकी टोटल प्रोडक्ट रेंज है। स्पेशलिटी केमिकल जैसे मैंने आपको आगे के सेक्शन में बताया था कि ये जो क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल स्किल सेट रिक्वायर होता है। वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ही कम रहता है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। 2015 के अंदर आप देखोगे ना तो इनके जो प्रॉफिट मार्जिन हुआ करते थे वो अराउंड 19% के आसपास हुआ करते थे, लेकिन 2019 के डेटा देखते हो, 19-20 के डेटा देखते हो तो यहाँ पे उनके प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 23% के आसपास बढ़ गए। आप देखिए अराउंड 4 से 5% अगेन यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी की है, जो बहुत ही अच्छा है इस कंपनी के लिए। फिगर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 90-20 के अंदर 585 करोड़ टोटल रेवेन्यू है, अराउंड 9% के हिसाब से इन्होंने ग्रो किया है। लेकिन अगेन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अराउंड 33% के हिसाब से ग्रो किया है। बहुत ही ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया है। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के बारे में, जो अराउंड 29% कंट्रीब्यूट करता है दीपक नाइट्राइट के रेवेन्यू के अंदर। जिन लोगों को पता नहीं परफॉर्मेंस प्रोडक्ट क्या रहते हैं, ये जो फाइनल एंड यूजर की प्रोडक्ट रहती है उसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर चेंजेस लाने के लिए काम करती है। दीपक नाइट्राइट के पास ओबीओ यानी कि ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का फुल्ली इंटीग्रेटेड चैन है, जिसको हम लेटर स्टेज में समझेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही यहाँ पे लेंथी है, इसके टेस्ट एंड ट्रायल बहुत होते हैं, लेकिन एक बार अगर ये सक्सेस हो जाते हैं ना तो फिर एंट्री बैरियर हो जाता है अदर कंपटीशन के लिए इसमें एंट्री लेना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे दीपक नाइट्राइट जो मेनली फोकस करता था अब तक वो डिटर्जेंट और टेक्सटाइल के अंदर काम करता था, लेकिन अभी उन्होंने पेपर के अंदर काम करना स्टार्ट किया, जहाँ से इनको बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 1 से 2% के हुआ करते थे, वो अराउंड 19% के आसपास हो गए। तो इन्होंने जो शिफ्ट दिखा ना वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टेप था उनके लिए। यहाँ पे मैनेजमेंट का विजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। मैनेजमेंट क्या सोचता है, कैसे एक्विजिशंस करता है और स्ट्रेटेजिकली क्या क्या डिसीजन लेता है, वो कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दीपक नाइट्राइट के केस में देखोगे ना तो इनके जो नंदेसरी प्लांट है वहां पे वो टोल्यून पैरानाइट्राइट टोल्यून बनाते थे और वो बेसिक केमिकल थे। इन्होंने एक एक्विजिशन किया और इन्होंने जो क्या इंटीग्रेशन जो किया ना अपनी प्रोडक्ट का, वो बहुत ही समझने वाली बात है। देखिए नंदेसरी प्लांट की जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो आपके डीएसडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 2007 के अंदर अराउंड 55 करोड़ देके हैदराबाद बेस्ड वसंत केमिकल के इस कंपनी को एक्विजिशन किया, जहां पे उनको डीएसडीए का प्लांट मिल गया। अब ये जो डीएसडीए प्रोडक्ट है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट ओबीओ बनाने के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। तो इन्होंने क्या किया, अराउंड 280 करोड़ डाल के दहेज के अंदर एक प्लांट डाल दिया 2014 के अंदर, जो फाइनल ओबीओ बनाता है। तो यहां से क्या होगा, डीएसडीओ यूज होगा ओबीओ के रॉ मटेरियल के लिए। तो इनकी टोटल इंटीग्रेशन हो गया प्रोडक्ट के। इनका ये जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बिजनेस है वो एक्चुअली लॉस मेकिंग था, क्योंकि ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल नहीं रहता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने इंडस्ट्री शिफ्ट किया, पहले डिटर्जेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ये फोकस करके इन्होंने पेपर इंडस्ट्री पे फोकस किया। इसलिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर आप 90-20 के डेटा देखते हो तो अराउंड 770 करोड़ इनको रेवेन्यू है, जो अराउंड 90% के हिसाब से ग्रो हुए। और इनके जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखोगे ना तो अराउंड 400% का ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन ये सडन ग्रोथ है, ये हमको मॉनिटर करना पड़ेगा इनका ये पीपी बिजनेस कैसे ग्रो करता है। अगर ये वन टाइम था कंटिन्यूस नहीं हुआ आगे जाके तो ये बहुत ही हेडेक बन सकता है इस कंपनी के लिए। और यही स्पीड से अगर वो बनता है तो भारत के अंदर ये मार्केट पीपी का बहुत बड़ा है और कंपेटिटिव एडवांटेज यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। तो पीपी बिजनेस को मॉनिटर करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। यहाँ पे दीपक नाइट्राइट में 50% कंट्रीब्यूशन करने वाले दीपक फिनोलिक्स को समझने का ट्राई करते चलिए। इसके पहले फिनोल को समझ लेते। इंडिया अराउंड 80% फिनोल का जो रिक्वायरमेंट है ना वो ताइवान, सिंगापुर, यूएसए से इंपोर्ट करके करता है। आप हमारा डिमांड का डेटा देख लीजिए, हम ज्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं डेटा। इसलिए कंपनी को लगा कि अगर हम फिनोल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसलिए कंपनी ने 2014 के अंदर एक प्लांट अनाउंस किया फिनोल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। इसके पहले इन्होंने सीड मार्केटिंग किया था, 2018 में इनका कमीशन हुआ था। इसके पहले उन्होंने सीड मार्केटिंग किया था। ये सीड मार्केटिंग नॉर्मली कंपनी इसलिए करती है
बिजनेस को समझने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को समझने के लिए। डेटा देखिए कैसे कंटिन्यूसली उन्होंने डिमांड को कैप्चर किया है। अराउंड 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके दहेज के अंदर इन्होंने फिनॉल का प्लांट डाल दिया, अराउंड 2 लाख टन पर एनम का कैपेसिटी वाला। एसीटोन इसका बाय प्रोडक्ट रहता है, इसलिए 1.2 लाख टन पर एनम का कैपेसिटी मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम नेट इंपोर्टर है फिनॉल के लिए, इसलिए इन्होंने एक ही साल के अंदर 2018 के अंदर ये प्लांट कमीशन हो गया था। तो 2019-20 की जो फाइनेंशियल डेटा है, अराउंड 65% मार्केट कवर कर लिए इन्होंने डोमेस्टिक के। ऑपरेशन के एक ही साल के अंदर 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और अराउंड 2000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, ये बहुत ही ट्रिमेंडस फिगर है। लेकिन हमको समझना ये जरूरी है कि अराउंड 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं टोटल दीपक नाइट्राइट के रेवेन्यू के अंदर। अगर इस बिजनेस को अफेक्ट होता है ना, तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल के ऊपर अफेक्ट करेगा। हम ये जानने का ट्राई करेंगे कि अदर कौन सी कंपनीज है जो फिनॉल और एसीटोन बनाती है और इसके कंपटीशन में। भारत के अंदर 2 ही कंपनी है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स और एसआई ग्रुप, जो फिनॉल और एसीटोन के बिजनेस के अंदर है। लेकिन अगेन वो बहुत पुराने प्लांट है और उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतने ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा अपने को एडवांटेज मिल रहा है। सेकंड थिंग, इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोकल प्लेयर कंपटीशन में आने के चांसेस बहुत कम है नियर फ्यूचर्स के अंदर। और अगर कोई कंपनी अनाउंस भी करती है हम फिनॉल का प्लांट डाल रहे, तो अनाउंस करने के बाद 1-2 साल के अंदर वो प्लांट कमीशन होगा। तो आने वाले 2-3 साल तक मुझे कंपटीशन नहीं दिख रही है, इसलिए इनका जो 50% रेवेन्यू आता है फिनॉल बिजनेस से, वो स्टेडीली ग्रो करेगा। सेकंड थिंग, हम जो इंपोर्ट करते थे यूएसए से, वहाँ पे शेल के कैसे न्यूज आए थे कि इनके जो 6 लाख टन पर एनम का जो प्लांट था, उसमें से आधे से भी ज़्यादा कैपेसिटी उन्होंने शट डाउन कर दी। तो एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी है कि इंपोर्ट जो कर रहे थे यूएसए जो कंपनियां भारत की, वो शायद दीपक नाइट्राइट से खरीद सकती है। थर्ड न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गिल ने भी अनाउंस किया था कि हम फिनॉल का प्लांट डालने वाले, लेकिन अगेन उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि एक टाइपोग्राफिकल एरर थी, हम ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे फिनॉल के बारे में। तो ये कुछ अपडेट थी फिनॉल के बारे में। दीपक ने 21 साल में 65% मार्केट स्टेक कवर कर लिया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 साल में ये 85% तक पहुंच सकते हैं। आप डेटा देख लीजिए, 2 ही प्लेयर है जो बनाते फिनॉल और एसीटोन। आप डेटा देखिए कितना ज़्यादा कैपेसिटी दीपक के पास पड़ा है। सेकंड थिंग, जो इंडियन कंपनी जो अभी तक इंपोर्ट करती थी, उनको यहाँ पे बेनिफिट बहुत सारे मिल रहे हैं। आपको एक तो फॉरेक्स का रिस्क नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपका करेंसी फ्लक्चुएशन होगा। इसके आप अगर दीपक से खरीदते हो तो वहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। सेकंड थिंग, आप लोकली खरीद सकते हो, आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ऑर्डर दे सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो एक आपको कन्वीनियंसी मिलती है। आपको लॉजिस्टिक की इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं देते, क्योंकि आप लोकली इंडिया से इसको खरीद रहे हो, तो आपको वो भी बेनिफिट बनने वाला है। पेपर्स के भी बहुत सारे कागज के काम वहाँ पे कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट कम होगा और दीपक को डेफिनेटली प्रमोट करेंगे अदर्स लोग भी, क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट उनके लिए रहेगा। तो यहाँ पे 85% मार्केट शेयर डेफिनेटली होगा 2-3 साल के अंदर। प्राइसिंग के बारे में अगर बात करूँ तो फिनॉल के लिए जो रॉ मटेरियल बनते हैं बेंजीन और प्रोपेलिन, वो इंडिया से ही ये लोग लेते, लोकली लेते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि हम क्रूड कैपेसिटी में सरप्लस कैपेसिटी में, और ये क्रूड का ही बाय प्रोडक्ट आता है बेंजीन और प्रोपेलिन, तो ये इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके रखे। बेंजीन नॉर्मली ये ओपेल से खरीदते हैं और प्रोपेलिन वो गेल से, फिर आईओएल एंड बीपीसीएल से खरीदते। इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्हें करके रखे, तो प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन वहाँ पे उनको दिखेगा। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया, अगर ये 100% कैपेसिटी पे चलते हैं तो अराउंड 2800 करोड़ तक के रेवेन्यू कर सकते हैं विद 20% प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे एक चीज़ देखने की वाली बात है कि फिनॉल की जो प्राइस है ना, वो स्पॉट प्राइस रहती है, डे टू डे वेरी करती है। इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर दीपक नाइट्राइट को मॉनिटर करो तो फिनॉल की प्राइस को भी साथ साथ मॉनिटर करना। आपको अगर फिनॉल की प्राइस में जो एकदम बूस्ट मिलेगा, प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ेगी, तो शेयर के अंदर ड्रास्टिकली मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मार्केट में अगर फिनॉल की प्राइस ड्रास्टिकली डाउन आएगी ना, तो इनके रेवेन्यू भी ड्रास्टिकली डाउन आएंगे, तो इनके स्टॉक अकॉर्डिंगली वहां पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट शेयर करना चाहूंगा। दीपक नाइट्राइट, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स और एसआई ग्रुप ने डीजीटीआर को अप्रोच किया था कि हमको फिनॉल है ना, हमारे जो प्रोडक्शन प्राइस है उससे कम प्राइस में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से जो इंपोर्ट आ रहा है वो सस्ते प्राइस पे आ रहा है, तो आप कुछ करिए हमारे लिए। और डीजीटीआर ने इसको रेकमेंड किया है और इम्पोज ड्यूटी डालने का रिकमेंडेशन किया है। अगर ये इम्पोज ड्यूटी लग जाती है तो बाहर से जो माल आ रहा है फिनॉल की जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगी, और लोकली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जैसे प्रमोट करे गवर्नमेंट डेफिनेटली इम्पोज ड्यूटी अच्छी खासी लगाएगा, ताकि हमारे लोकल प्लेयर को बढ़ावा मिले। इसलिए आपने देखा होगा अराउंड 20% एक ही दिन में दीपक की प्राइस में आपको हाइक देखने को मिला था। फिनॉल के ऊपर मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 50% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और आने वाले टाइम में दीपक फिनॉलिक्स बहुत ही टर्न अराउंड होने वाला है, और मैनेजमेंट को भी ये चीज़ पता है। आप देखिए 2014 के अंदर जब
2020 कंपनी ने अनाउंस किया था फिनोल प्रोजेक्ट, तब उनका रेवेन्यू था 1400 करोड़ का। तब उन्होंने 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की थी, जो बहुत बड़ी बात थी। उनके साइज के अमाउंट का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बात किया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने जो टोटल फंडिंग की उसके डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अराउंड 840 करोड़ का लोन है उनका, और बाकी के उन्होंने QIP, मल्टीपल QIP किए थे और वहां से पैसे रेज किए थे। ये जो 840 करोड़ का लोन है ना, उसमें वो टर्म लोन है, एक्चुअली 13 साल का ये टर्म लोन है, और 9.7% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट भरना है। और पेमेंट जो उनका साइकिल आने वाला 2020 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 2020 से आपको उसका पेमेंट की साइकिल देखने को मिलेगी वहां पे फिनोल के प्लांट के लिए। दीपक नाइट्राइट के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, वो उनकी डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट को जो ऐड करते हैं ना, इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा करते हैं। फिनोल एसीटोन का जो कैप्टिव प्रोडक्ट रहती है, बाय प्रोडक्ट रहती है, उसके लिए उन्होंने अप्रैल 2020 के अंदर दहेज के अंदर एक 30,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि IPA का एक प्लांट डाल दिया, जो मेनली फार्मास्यूटिकल और सैनिटाइजर के अंदर यूज होगा। तो इन्होंने अपना बास्केट बढ़ा दिया, वो फार्मास्यूटिकल के अंदर भी एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे आपको पता है अभी सैनिटाइजर्स का काफी क्रेज चल रहा है, तो वहां से उनको बहुत ही अच्छे खासे रेवेन्यू मिलने वाले, और मिले भी ये पिछले क्वार्टर। चलिए बात करते हैं कंपनी की कैपेक्स के बारे में। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंपनी फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेंशन प्लान करे उसको बोलते हैं कैपेक्स। कंपनी के रिसेंटली आप अगर कॉन्फ्रेंस कॉल देखते हो तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि नियर फ्यूचर में कंपनी कोई प्लानिंग कर नहीं रही कैपेक्स के बारे में। लेकिन उन्होंने रिसेंटली दहेज के अंदर और फिर रोहा और हैदराबाद के अंदर लैंड एक्विजिशन की अराउंड 140 करोड़ के आसपास, फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रख के। कंपनी ने एक अनाउंस किया था 400 करोड़ के आसपास बजट, लेकिन वो फाइनेंशियल 21 के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाएगा, 20 के अंदर ऐसा कोई प्लान नहीं कंपनी के बारे में। ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो $4 ट्रिलियन का टोटल मार्केट है। पिछले 20 सालों में ये शिफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट आपको देखने में को मिला है वेस्ट से लेके ईस्ट में। पहले US और यूरोपियन कंट्रीज इसको डोमिनेट कर रही थी, अब एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना और इंडिया इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आप डेटा देखोगे ना तो अराउंड 35% केमिकल इंडस्ट्री डोमिनेट करता है चाइना अकेला। लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट वहाँ पे चाइना में हो रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, फिर डी एम्फेसाइज किया उन्होंने क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉल्यूशंस, तो वहाँ पे केमिकल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल रही है। रिसेंटली जो कोरोना के चक्कर में जो डिसेंट्रलाइज करने की सोच रही है सभी कंपनियां, क्योंकि कोई एक आप कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे और वहां पे अगर कुछ हो जाता है तो आपको रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो डी रिस्किंग के लिए वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी यूज करे, यानी कि चाइना का सब्स्टिट्यूट सोच रहे हैं। वहां पे एक इंडिया बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट के हिसाब से बन सकता है, यानी कि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री वो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 12 to 15% के हिसाब से आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, जो बहुत ही अच्छा। और दीपक को देखना है कि वो अमाउंट वो वहां पे कैप्चर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट भी इस प्रोस्पेक्ट को समझ रही है कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाली इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के लिए, इसलिए वो गवर्नमेंट केमिकल ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर काम करे, जो मेनली इंपोर्ट कम करने के ऊपर काम करेगा और FDA को बढ़ावा देने के लिए ऊपर वो फोकस करेगा। FDA की रूट्स वो नॉर्मल करेगा, फास्ट करेगा, जो इस इंडस्ट्री को बूस्टिंग करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न से। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का स्क्रीनशॉट आपके सामने रख लेता हूं। आप देखिए अराउंड 45.69 यानी कि 46% प्रमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड अराउंड 13% के आसपास है। FIIs की 11% के आसपास होल्डिंग है। अदर्स नॉन इंस्टीट्यूशन का 30% की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोई कंपनी को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि वो आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि कंपनी के सेल्स कितने बढ़ रहे हैं। अगर कंपनी के सेल्स नहीं बढ़ेंगे तो उनके शेयर कभी भी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। दीपक के आप डेटा देख लीजिए, पिछले 4 सालों के मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2016-17 के अंदर वो अराउंड 1300 करोड़ के आसपास उनका सेल्स था। वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे स्टेडीली बढ़ रहा था, लेकिन आप देखो लास्ट में एकदम सा शिफ्ट देख रहा है आपको। लास्ट ईयर के अंदर अराउंड 4200 करोड़ के आसपास ये फिगर पहुंच गई। ये इसलिए क्योंकि वहां पे इनको आपके फिनोल के 2000 करोड़ वहां पे ऐड हो गए, तो आपको बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको अगर मैं बात करूं तो 2016-17 के अंदर वो 74 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, तो वो स्टेडीली ग्रो कर रहे थे। और आज आप देखिए 806 करोड़ पे ये फिगर पहुंच गई है। लेकिन ये फिगर इतना ज्यादा आपको लास्ट टाइम में जो ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है ना, दैट इज ड्यू टू परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। वहां पे उन्होंने बहुत 90% का ग्रोथ देखने को मिला आपको परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के लिए, इसलिए इतना ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। वो स्टेडीली ग्रो कर रहा था, लेकिन वो चेंज आपको इसलिए देखने को मिल रहा है। हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर ना भी हो, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रोडक्ट कैसे आगे
परफॉर्म करता है वो अपने को देखना है। मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छी चीज़ लगी दीपक के बारे में वो था उसका प्रॉफिट मार्जिन। आप देखिए उन्होंने कैसे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया है। 2016-17 पे 10% की प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद देखिए वो कंटिन्यूसली 12%, 16%, 24% ये प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ा रहे। और कंपनी ने जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया उन्होंने बोला कि हम 25-26% तक पहुंच जाए 1-2 साल के अंदर, जो बहुत ही अच्छा है। आप यूटिलाइजेशन प्लांट का ज़्यादा करोगे, आप एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करेंगे, ऑपरेशन एफिशिएंसी अगर आपकी ज़्यादा रहेंगी तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे, जो आपको रीपेमेंट के लिए हेल्प करेंगे और कंपनी को फ्यूचर कैपेक्स के लिए भी हेल्प करेगी प्रॉफिट मार्जिन, जो मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छे लगे। चलिए बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है। मैंने ये स्टॉक अराउंड 480-485 के आसपास इसको खरीदा था और राइट नाउ उसकी जो प्राइस है वो अराउंड 750 के आसपास है। मुझे अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिला है। मेरे ओपिनियन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है इस कंपनी के बारे में। इनका कंटिन्यूसली प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे ना तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़े जा रहा है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेकंड थिंग, इनका जो मैनेजमेंट है ना उनकी होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखना वो ऑलवेज ऐड करते जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो मुझे अच्छा लगा। सेकंड थिंग, इतना बोल्ड डिसीजन जब इन्होंने लिया था ना 2014 के अंदर, 1400 करोड़ की कंपनी 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की अगर बात करती है ना तो बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। मैनेजमेंट एग्रेसिव है अपने को एक्सपांशन करने के लिए, और इतना ज़्यादा इन्होंने फंडिंग किया ना फिर भी इन्होंने कोई भी शेयर प्रमोटर ने प्लेस नहीं रखा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मुझे अच्छी लगती है। इकरा के भी आप रेटिंग देखते हो ना तो कंटिन्यूसली वो उसको अपग्रेड किए जा रहे हैं, जो अगेन बहुत ही अच्छा है। और पिछले 3-4 सालों से इनका परफॉर्मेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो लिगार्ड था, मतलब अच्छा सा चल नहीं रहा था, उसमें बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड आया। उन्होंने फोकस चेंज किया तो मुझे ये 5-6 चीज़ें ना पर्सनली बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं रेकमेंड करूंगा इसको बाय करने का, बट आप ऐसे ब्लाइंडली इसको मत बाय करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी कंपनी के ऊपर बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकती है, और कुछ इनपुट है तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।